है गोपालगंज से, जहां सदर अस्पताल में नवजात की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का आक्रोश तब चरम पर पहुंच गया जब अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि 20 अगस्त को सविता देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए नर्स ने 2500 रुपए की उनसे मांग की। पैसे दिए जाने के बाद नर्स ने लापरवाही बरती, जिससे डिलीवरी के दौरान बच्चे के हाथ में कई जगह फ्रैक्चर आ गए। परिजनों ने सिविल सर्जन से लेकर स्थानीय विधायक तक इसकी शिकायत की है, लेकिन ना तो दोषी कर्मियों पर कोई कार्रवाई हुई और न ही बच्चे का सही तरीके से इलाज हो पाया। नतीजा यह हुआ कि बच्चे ने 4 दिन के बाद दम तोड़ दिया। दिक्कत क्या है? और ये लोग बिल्कुल भी नहीं किया। सुबह का मतलब रात को कहे कि ठीक है ये बच्चा, जब डिलीवरी होने के बाद, और सुबह हमने एक्सरे करवाया तो इसका मतलब कई जगह एक्सरे करवाने के बाद इसका हड्डी पसली कई जगह टूटा हुआ था सर। 4 दिन से हम आगे पीछे आज क्या हुआ है? आज डेड हो गया सर, ये बिल्कुल मर गई है। इसका जवाब कौन देगा सर? आप लोग तोड़फोड़ भी किए हैं? हाँ, तोड़फोड़ किए हैं सर। हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे अभी अचानक मतलब हम अपना काम कर रहे थे, ऑफिशियल वर्क कर रहे थे। इधर से अचानक जो है तोड़ते हुए उधर से धूम मचाते हुए आया है और सब तोड़ पे सब अचानक जो है अब देख करके हम जो है एकदम मूर्छित हो गए हैं कि ये क्या हो गया है। अब तो देख रहे हैं कि सारा कागज पत्र अब तो ऑफिशियल है, सरकारी कागज है, सब में रिस्क है। विभाग को सूचना दे दी गई है? सूचना सबको दे दी गई है। मारपीट भी हुआ आप लोगों के साथ? हाँ, मारपीट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तोड़फोड़। और आगे मुंगेर से खबर, जहां गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए नए इलाकों में पानी का प्रवेश हो रहा है। फिलहाल गंगा का जलस्तर 36.65 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से 3 मीटर से भी कम है। निचले इलाकों में गंगा का कहर बरप रहा है। सदर प्रखंड के कई इलाके हैं, हालात जहां बद से बदतर हैं। ऊंचे जगहों पर लोगों का पलायन जारी है। प्रभावित लोगों के पास अब तक किसी तरह की कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई है। गंगा में उफान के बाद अब जो है गंगा का पानी गांवों में घुस गया है, जिससे वहाँ गांव के जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हैं। आप देख सकते हैं कि जो अभी जहाँ पे है आप देख सकते हैं पानी की जो है क्या स्थिति है। ये एक घाट है, घाट की स्थिति हम दिखा सकते हैं कि जो पानी आप देख सकते हैं घाट तक पहुँच गई है, जो कहा जा सकता है। अब जो इससे जो है कि गाँवों में आप देख सकते हैं वहाँ पे कि कौन कौन से जो गांव हैं वो सभी डूब गए हैं। और जो भी अब कुछ बचा हुआ है वहाँ पे जो लोग हैं वो नाव से ही जाते हैं। आप देख सकते हैं कि नाव जो है लगा हुआ है, इसी नाव से वो लोग गांव में जाएंगे। गांव में हालांकि गांव में अभी भी पानी है, लेकिन वो वहाँ पे उनके सामान जो है वो पे है, उनको वो बचाने में लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है गांव की। ये बताइए कि गांव की स्थिति है? बहुत गंभीर स्थिति है। क्या चीज़? पानी बढ़ रहा है, पानी घर द्वार डूबा हुआ है। हाँ, तो वहाँ आने जाने के लिए क्या है? आने जाने का लॉ का सुविधा को भी नहीं मिला है। ऊपर से आपने देखा कि अभी तक इन लोगों को नाव की सुविधा नहीं मिली है। ये बताइए किस गांव से है आप? अच्छा, की स्थिति वहाँ पर पानी पूरे हो गया, अभी कोई नाव के देने वाला कोई नहीं है, कोई अथी नहीं है। आने जाने वाला गांव में पानी है। अच्छा, माल जाल के सब लोग बेच के सबके दिक्कत है। अभी कोई आने जाने के बहुत दिक्कत है, नहीं आने पड़ेगा, नहीं जाने पड़ेगा। बहुत सब गंदा पानी पी रहा है। आपने देखा कि जो लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि गांव में जो है अब पानी घुस गया है, और घुसने के बाद वो उनको काफ़ी दिक्कतें हैं, आने जाने में दिक्कत है, उनको सामान को लाने में दिक्कत है। वो नाव का माध्यम से आती है, लेकिन कोई भी नाव की सुविधा भी उन लोगों को नहीं मिली है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और मुंगेर में गंगा के जलस्तर में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बढ़े हुए जलस्तर के कारण अब कई नए इलाकों में पानी घुस गया है। बरियारपुर पावर ग्रिड में पानी घुस जाने के कारण ग्रिड में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत है। नौबत ग्रिड को बंद करने की भी आ सकती है। अगर ये विद्युत सब स्टेशन को बंद कर दिया जाता है तो कई गांवों में बिजली गुल हो जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस से जुड़ी हुई। बड़ी खबर मुंबई से, जहां सुशांत के मनोचिकित्सक का बयान अब दर्ज होगा। खबर यह है कि सीबीआई की टीम मनोचिकित्सक केसरी चावड़ा का बयान लेगी। सुशांत का इलाज केसरी चावड़ा ही कर रहे थे, उनसे अब सीबीआई पूछताछ करेगी। और खबर यह है कि अब उनका बयान दर्ज होगा। सुशांत का इलाज केसरी चावड़ा कर रहे थे। कल भी हिंदुजा अस्पताल में सीबीआई की टीम पहुंची थी छानबीन करने, जांच करने, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उनके मनोचिकित्सक
केसरी चावड़ा से पूछताछ सीबीआई करने वाली है। केसरी चावड़ा के साथ 3 डॉक्टर्स और भी हैं जो कि इलाज कर रहे थे, तो ये पूरी जानकारी सीबीआई की टीम लेगी उनसे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या खबर है, अपडेट? 2 महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दूं कि इस समय रिया और सुशांत की जो सीए हैं, सुशांत के सीए संदीप श्रीधर और रिया के सीए जो है रितेश शाह, इन दोनों को जो है सीबीआई दफ्तर बुलाया गया, इनसे पूछताछ चल रही है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जिस रिसोर्ट में जो है यूरोप से आने के बाद 2 महीने रुके थे, उस रिसोर्ट में जो है अभी सीबीआई की टीम पहुंची है। कल भी सीबीआई की टीम गई थी, लेकिन वहां पर जो है संडे होने के कारण मैनेजमेंट का कोई भी आदमी मिल नहीं सका था। अभी सीबीआई की टीम पहुंची क्योंकि इसी रिसोर्ट में 2 महीने जो है रिया ने सुशांत को रखा था और यहाँ पे उनका आध्यात्मिक इलाज चल रहा था। तो उनसे जो है जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे पूछताछ करने की सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। और अभी ये बताया जा रहा है कि शायद आज जो है केसी चावड़ा जो डॉक्टर थे, जो इलाज कर रहे थे, मनोचिकित्सक थे, उनके और उनकी जो डॉक्टरों की जो 3 टीम है, उनको भी कुछ देर में जो है सीबीआई दफ्तर बुलाया जाएगा। और रिया को भी संबंध देखकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि रिया इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है। और सीबीआई की जो रणनीति है कि पहले सारे सबूतों को इकट्ठा कर लिया जाए, सारे साक्ष्य को इकट्ठा करके फिर आखिर में रिया पे हाथ डाला जाए ताकि रिया को बचने का कोई मौका न मिले। तो इस रणनीति के तहत जो है सीबीआई की टीम काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सुशांत का इलाज केसरी चावड़ा कर रहे थे, अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी कि किस तरीके से उन्होंने इलाज किया, किस बात का इलाज किया, क्या परेशानी थी, कितने दिनों तक इलाज किया। लेकिन इनके साथ 3 और डॉक्टर थे जिनसे सीबीआई की टीम पूछताछ करने वाली है। और आरजेडी से आज की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। तेजस्वी के मनाने से नहीं माने हैं रघुवंश प्रसाद, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तेजस्वी गए थे मनाने के लिए, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं माने हैं। रामा सिंह प्रकरण पर अपने स्टैंड पर कायम है रघुवंश प्रसाद, अपने फैसले से पीछे नहीं हटने की उन्होंने बात दोहरा दी है। दिल्ली एम्स में तेजस्वी ने कल ही मुलाकात की थी और लालू प्रसाद के निर्देश पर रघुवंश प्रसाद से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद फैसला लेंगे, रघुवंश प्रसाद का यह कहना है। लेकिन जो मनाने का दौर था वो खत्म है। अमित कुमार सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। अमित, क्या खबर है? देखिए विवेक, अभी रघुवंश प्रसाद सिंह से मेरी बात हुई है फोन पर। उनसे हमने सीधे पूछा कि रघुवंश बाबू ये बताइए कि तेजस्वी प्रसाद यादव आपसे मिलने आए थे, जो एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, क्या आप फिर से अपना जो पद पर से इस्तीफा आपने दिया था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से, क्या आप इसको फिर से स्वीकार कर लेंगे, फिर से अपने पद से आ जाएंगे? उनका सीधा साफ तौर पे कहना था विवेक कि हमने जो फैसला ले लिया है अमित, वो दोबारा हम उस पर फैसले पर हम विचार अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रामा सिंह का प्रकरण हुआ था उससे वो काफी आहत है और जो हाई कमान है उससे वो काफी नाराज चल रहे हैं। उनके बातचीत में साफ झलक रहा था कि वो काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं और अभी चूंकि अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है निमोनिया का, और पोस्ट जो कोरोना है उसका इलाज चल रहा है, लेकिन जब अस्पताल से बाहर आएंगे तो इस पर विस्तृत हम बात करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। लेकिन इस बात का तरफ इशारा उन्होंने किया कि किसी भी कीमत पर वो अपने फैसले पर बदलने को तैयार नहीं है। यानी कि जो उन्होंने फैसला लिया था, जैसे ही रामा सिंह के पार्टी में शामिल होने की चर्चा हुई थी, उसके बाद सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा की पेशकश कर दी थी और हाईकमान को ये बता दिया था कि वो अब इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नहीं बने रहेंगे। तो ये एक बड़ा झटका कह सकते हैं आरजेडी के लिए। अब ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस के साथ बातचीत होने वाली है सीट शेयरिंग को लेकर, ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह एक बड़ी भूमिका निभा सकते थे, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह कांग्रेस के काफी चहेते माने जाते हैं जो हाईकमान है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ तेजस्वी के बातचीत के पीछे वजह भी यही थी कि जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए, कांग्रेस के में से एक बड़ी खबर, कार्य समिति की आज बैठक है और बड़ी बैठक है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम पर फैसला हो सकता है। अब चलिए, सूत्र क्या कहते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज सोनिया गांधी अपना इस्तीफा सौंप सकती हैं। अध्यक्ष के नाम पर राहुल गांधी के नाम की चर्चा की भी खबर है। खबर यह भी है कि सोनिया गांधी पर अध्यक्ष बने रहने का दबाव भी डाला जा सकता है। इसके साथ गैर गांधी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी विचार हो सकता है।
जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने एनडीए की एकता को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी के बयान पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि एनडीए में सब ठीक नहीं है, डर के कारण नड्डा सब ठीक है का बयान दे रहे हैं। और आपको यह बताएं कि पप्पू यादव हाल ही में चिराग पासवान से मिले थे, उसके बाद चिराग के साथ अलग मोर्चा बनाने की उन्होंने बात कही थी। लगातार ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जब नीतीश का नेतृत्व है तो एक घटक दल को, एक अध्यक्ष को इस बात की जरूरत क्यों महसूस हो रही? इसका मतलब है कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए बार बार रिपीट वो कर रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी और तेज कर दी। आज चुनाव आयोग की राज्य के सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक है। इसके अलावा बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास करेंगे। इस बैठक में बूथ लेवल तैयारी से लेकर कोरोना समेत जिले के आपराधिक स्थिति पर बिंदुवार तरीके से चर्चा होगी। विधानसभा की चुनावी समीक्षा के लिए जिलाधिकारियों को पहले ही 25 पॉइंट्स भेज दिए गए हैं और इस बैठक में एक एक बिंदु पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिलाधिकारी से रिपोर्ट लेंगे। इससे पहले कोरोना के मद्देनजर बिहार में इस साल अक्टूबर में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। आपको बताते हैं कि निर्वाचन आयोग की आज जिलाधिकारियों के साथ बैठक में किन किन मुद्दों पर फोकस रह सकता है। तो बैठक में 25 बिंदुओं पर चर्चा होगी। यह हम आपको बता रहे हैं किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। बूथ लेवल की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा होगी। जिले के आपराधिक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। ईवीएम की जांच और उस ईवीएम की सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने पर विचार विमर्श होगा। बूथों को चिन्हित करने और सुविधाओं का आकलन पर भी विचार होगा। चुनावी सभाओं को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जानी है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर चर्चा संभव है। दागी अफसरों को चुनाव से अलग करने की भी समीक्षा होगी। इसके अलावा 68 दागी अफसर कर्मी चुनाव कार्य से अलग किए जाएंगे। इधर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। जेटली जी की पहली पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ कई नेताओं ने उन्हें ट्वीट कर याद किया है। तो अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है। पीएम ने ट्वीट किया, और इस दिन पिछले साल हमने श्री अरुण जेटली को खो दिया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जी ने लगन से भारत की सेवा की। उनकी बुद्धि, कानूनी कौशल और व्यक्तित्व महान था। और अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि अरुण जेटली जी एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे जिनकी भारतीय राजनीति में कोई समानता नहीं थी। वो बहुआयामी और मित्रों के मित्र थे जो हमेशा अपनी विशाल विरासत, परिवर्तनकारी दृष्टि और देशभक्ति के लिए याद किए जाएंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सरकार के खिलाफ उन्होंने खोला है मोर्चा। सेवा शर्त के नाम पर धोखा देने का नियोजित शिक्षकों ने आरोप लगा दिया है। पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इसका ऐलान कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने इसका ऐलान किया है। 5 सितंबर को शिक्षक मनाएंगे अपमान दिवस। सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर स्कूल जाएंगे। शिक्षक दिवस समारोह का बहिष्कार करने वाले हैं। वहीं 12 सितंबर को सीएम, डिप्टी सीएम का सभी प्रखंडों में अर्थी जुलूस निकालेंगे। 19 सितंबर को राज्य भर में मशाल जुलूस निकालकर वोट नहीं देने का संकल्प लिया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों का घेराव करेंगे। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, बड़ी बात यह हो गई कि अब काली पट्टी लगाकर स्कूल में जाएंगे और विरोध थोड़ा नहीं कह सकते हैं, एक बड़े विरोध की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए, सेवा शर्त का इंतजार कर रहे थे वर्षों से जो नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन सेवा शर्त लागू होने के बाद जो बिहार के 4.25 लाख नियोजित शिक्षक है वो सीधे सरकार के खिलाफ आ गए हैं। और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस का दिन है, उस दिन ये लोग अपमान दिवस मनाएंगे काली पट्टी बांधकर पूरे
राज्य भर में जो है शिक्षक दिवस का विरोध करें कार्यक्रम का। 12 सितंबर को सीएम और नीतीश डिप्टी सीएम का जो है उनका प्रखंड में अर्थी जुलूस निकालेंगे। साथ ही 19 सितंबर को राज्य भर में मशाल जुलूस निकालकर वोट नहीं देने का संकल्प लेंगे और जहां जहां एनडीए प्रत्याशी जो है घूमेंगे उनका ये लोग विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर सीधे सीधे इनकी नीतीश कुमार से लड़ाई है, एनडीए सरकार से लड़ाई है। सेवा शर्त में पुरुष को ट्रांसफर नहीं दिया गया या फिर वेतन वृद्धि नहीं की गई थी, इन्होंने चाइनीज वेतनमान कहा है और चाइनीज सेवा शर्त का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार से सीधे कहा है कि उनको चुनाव में हम बदला लेंगे। और बिहार के 4.25 लाख नियोजित शिक्षक गोलबंद होने लगे हैं। कहीं ना कहीं जो ये हालात बन रही है धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब सेवा शर्त को लेकर सरकार को एक बार फिर से विचार करने की नौबत नहीं आ जाए, क्योंकि सेवा शर्त जारी होने के बाद पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक एक होकर लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए रजनीश।